नमस्ते स्टूडेंट्स। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं, एक ऐसे वक्त में जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, एक ऐसी घटना, एक ऐसी क्रांति जो इतनी विशाल, इतनी पावरफुल थी कि उसने यहाँ ब्रिटिश एम्पायर की जड़ें हिलाकर रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 के महान विद्रोह की। एक ऐसी चिंगारी जो मीरठ की एक छावनी से शुरू हुई और देखते ही देखते एक ज्वाला बनकर पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गई। तो आज हम इसके हर पहलू को समझेंगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे की असली कहानी क्या थी। लेकिन इस विद्रोह की गहराइयों में उतरने से पहले चलिए एक बार ये देख लेते हैं कि हम अपने सफर में कहाँ हैं। आपकी क्लास 12th की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। अब इस किताब में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल 4 चैप्टर्स हैं, यानी 4 थीम्स। हम इसका पहला चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं इसका दूसरा चैप्टर, जो आपकी बुक के हिसाब से है थीम 10। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके बाद इस बुक को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 और चैप्टर्स रह जाएंगे। तो चलिए पूरे फोकस के साथ शुरू करते हैं। इस तस्वीर को, इस चेहरे को जरा गौर से देखिए। ये हैं बहादुर शाह जफर, हिंदुस्तान के आखिरी मुगल सम्राट। एक बूढ़े थके हुए बादशाह जिनकी हुकूमत सिर्फ दिल्ली के लाल किले की दीवारों तक सिमट कर रह गई थी। इन्हें देखकर क्या आपको लगता है कि ये एक इतने बड़े विद्रोह, इतने बड़े तूफान का नेतृत्व कर सकते हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि मीरठ से आए सिपाहियों ने इन्हें ही अंग्रेजों के खिलाफ इस विद्रोह का लीडर, इसका प्रतीक, इसका चेहरा बना दिया? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आज का पूरा रोड मैप। हम इस चैप्टर को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन, जिसमें हम स्टेज सेट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये विद्रोह आखिर शुरू कैसे हुआ। उसके बाद हम इसके पैटर्न्स और कम्युनिकेशन को समझेंगे। फिर हम उन अफवाहों और ब्रिटिश पॉलिसीज की जांच करेंगे जिन्होंने इस आग को हवा दी। उसके बाद विद्रोहियों का विजन क्या था, वो क्या चाहते थे। और आखिर में हम इस विद्रोह की टाइमलाइन और उसकी लेगेसी, यानी उसकी विरासत पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, स्टेज को सेट करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि 1857 के उस तूफान के आने से ठीक पहले हिंदुस्तान का माहौल कैसा था। आखिर जमीन में ऐसा क्या था कि एक चिंगारी ने इतनी बड़ी आग लगा दी। स्टूडेंट्स, ये तारीख और ये जगह, इसे अपने जहन में बिल्कुल लॉक कर लीजिए। 10 मई 1857, मेरठ की छावनी। यही वो दिन था, यही वो जगह थी जहां से इस विद्रोह का आगाज हुआ था। ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये उस ज्वालामुखी का मुहाना है जो अगले 1 साल तक पूरे नॉर्थ इंडिया को अपनी लपेट में लेने वाला था। सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस दिन 10 मई को मेरठ में हुआ क्या था? कैसे एक छावनी के अंदर शुरू हुई बात एक आम सिपाही विद्रोह, एक फुल ब्लोन रिबेलियन में बदल गया जो सीधा दिल्ली तक जा पहुंचा? चलिए इस पूरी कहानी को, उसके एक्शन को डिटेल में समझते हैं। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये पहले 24 घंटों की कहानी है और हर घंटा कितना कीमती था। 10 मई की दोपहर मेरठ में विद्रोह की आग भड़कती है। उसी रात सिपाहियों का एक जत्था अपने घोड़ों पर सवार होकर अंधेरे को चीरते हुए दिल्ली की तरफ निकल पड़ता है। सोचकर देखिए उस मंजर को। रात का अंधेरा, घोड़ों की टापें और उन सिपाहियों के दिल में गुस्सा और एक नए कल का सपना। और अगली सुबह यानी 11 मई को वो हिंदुस्तान की सत्ता के केंद्र दिल्ली के लाल किले के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। कितनी तेजी से ये सब कुछ हुआ। देखिए, मेरठ में जो हुआ वो कोई भीड़ का आक्रोश नहीं था। ये एक सोची समझी सुनियोजित कार्यवाही थी। एक पैटर्न था इसमें। विद्रोह इन्फेंट्री से शुरू होकर कैवलरी तक और फिर पूरे शहर में फैल गया। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया? बेल ऑफ आर्म्स पर कब्जा, यानी वो जगह जहां सारे हथियार रखे थे। उन्हें पता था लड़ाई के लिए हथियार जरूरी हैं। उसके बाद ब्रिटिश प्रॉपर्टी को निशाना बनाया गया और फिर सरकारी इमारतों जैसे जेल, ट्रेजरी, टेलीग्राफ ऑफिस, सबको तबाह कर दिया। और सबसे जरूरी, दिल्ली जाने वाली टेलीग्राफ लाइन को काट दिया गया ताकि ब्रिटिश दिल्ली में मौजूद अपनी सेना को अलर्ट न कर सकें। यह एक स्ट्रेटेजिक मूव था। ये वो शब्द हैं जो सिपाहियों ने लाल किले पहुंचकर बहादुर शाह जफर से कहे। ये सिर्फ एक वाक्या नहीं है, ये इस पूरे विद्रोह का कारण, उसकी आत्मा की आवाज है। इससे साफ पता चलता है कि उनके गुस्से का सबसे बड़ा, सबसे तत्कालिक कारण क्या था। उनके लिए ये चर्बी वाले कारतूस सिर्फ एक मिलिट्री ऑर्डर की नफरमानी नहीं थी, ये उनके धर्म पर, उनकी पहचान पर, उनकी इज्जत पर एक सीधा हमला था। आग उनके दिल में लगी थी। और फिर वो हुआ जिसने इस विद्रोह की दिशा ही बदल दी। बहादुर शाह जफर पहले तो हिचकिचाए, लेकिन सिपाहियों के दबाव में आकर उन्होंने इस विद्रोह को अपना आशीर्वाद दे दिया और इस एक कदम ने सब कुछ बदल दिया। अब ये सिर्फ कुछ सिपाहियों का विद्रोह नहीं रहा, इसे एक लेजिटिमेसी मिल गई, एक जायज पहचान मिल गई।
अब ये पूरे मुगल सम्राट के नाम पर लड़ी जाने वाली आज़ादी की जंग बन गई थी। इस विद्रोह को एक लीडर मिला, एक चेहरा मिला, एक ऐसा नाम मिला जिसके नीचे पूरा हिंदुस्तान एक हो सकता था। तो अब आग दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली से आगे कानपुर, लखनऊ, झांसी, पूरे नॉर्थ इंडिया में ये विद्रोह इतनी तेजी से और इतने सिस्टमैटिक तरीके से कैसे फैला? ऐसा लगता था जैसे सब कुछ एक साथ एक इशारे पर हो रहा हो। क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग थी, कोई कम्युनिकेशन नेटवर्क था? आइए इसके पैटर्न्स को समझते हैं। ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि अलग अलग शहरों में, अलग अलग छावनियों में विद्रोह का पैटर्न लगभग एक जैसा था। एक सिग्नल मिलता, जैसे शाम की तोप का चलना या बिगुल का बजना, और विद्रोह शुरू हो जाता। फिर वही स्टेप्स, पहले हथियारों पर कब्जा, फिर सरकारी खजाना लूटना, फिर जेल, टेलीग्राफ ऑफिस जैसी सरकारी इमारतों पर हमला, और आखिर में शहर में हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर घोषणाएं जारी करना। ये सेम पैटर्न इस बात का पक्का सबूत है कि यह सब अचानक नहीं हो रहा था। इसके पीछे प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन जरूर था। चलिए, दो इंपॉर्टेंट शब्दों को समझ लेते हैं। बेलो फार्म्स वो जगह थी जहां हथियार रखे जाते थे, यानी शस्त्रागार। विद्रोहियों का ये हमेशा पहला टारगेट होता था। और दूसरा शब्द है फिरंगी। ये पर्शियन भाषा से आया शब्द है जिसका इस्तेमाल विदेशियों यानी अंग्रेजों के लिए किया जाता था। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, इसमें नफरत और गुस्सा भी शामिल था। इन दो शब्दों से ही विद्रोहियों का मकसद साफ हो जाता है, फिरंगियों से हथियार छीनकर उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, म्यूटिनी और रिबेलियन में फर्क होता है। म्यूटिनी यानी सैनिक विद्रोह तब होता है जब सेना के लोग अपने ऑफिसर्स के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन जब उस विद्रोह में आम लोग, किसान, जमींदार, शहरी भी शामिल हो जाते हैं, तब वो एक रिबेलियन यानी एक जन विद्रोह बन जाता है। और 1857 में ठीक यही हुआ। सिपाहियों ने आग लगाई और आम जनता ने उस आग को और हवा दी, जिससे वो पूरे देश में फैल गई। ये कोड, ये संदेश प्लानिंग का सबसे बड़ा सबूत है। सोच के देखिए, 7th अवध कैवलरी के सिपाही कारतूस लेने से मना करने के बाद 48th नेटिव इन्फेंट्री को लिख रहे हैं, हमने अपने धर्म के लिए कदम उठा लिया है, अब हम आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि अलग अलग सैनिक टुकड़ियों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा था। वो एक दूसरे से सलाह ले रहे थे, वो एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि विद्रोह कैसे शुरू हुआ और कैसे फैला। लेकिन अब हम सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, आखिर क्यों? ऐसा क्या हुआ कि लाखों लोगों ने अपनी जान दांव पर लगा दी? इसके पीछे का मेन रीजन क्या था? चलिए, उन अफवाहों, भविष्यवाणियों और ब्रिटिश पॉलिसीज की दुनिया में चलते हैं जिन्होंने इस विद्रोह की जमीन तैयार की। ये दो अफवाहें ये सूखे जंगल में चिंगारियों की तरह थीं। उन्होंने डर और गुस्से की ऐसी आग भड़काई जिसे बुझाना नामुमकिन हो गया। पहली अफवाह, नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, जिसे मुंह से काटना पड़ता है। ये हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों के धर्म को भ्रष्ट करने जैसा था। और दूसरी अफवाह इससे भी ज्यादा भयानक थी कि अंग्रेज बाजार में बिकने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा रहे हैं ताकि सबका धर्म नष्ट हो जाए। यह सीधा लोगों के घरों, उनकी थालियों पर हमला था। लेकिन एक मिनट सोचिए, लोग आखिर इन अफवाहों पर इतनी आसानी से विश्वास क्यों कर रहे थे? सिर्फ अफवाहें काफी नहीं होती। अफवाहें तब फैलती हैं जब माहौल में पहले से ही डर और अविश्वास हो। इसका जवाब पाने के लिए हमें ब्रिटिश सरकार की उन पॉलिसीज को देखना होगा जो पिछले कुछ सालों से लोगों के मन में शक के बीज बो रही थीं। अंग्रेज इन सबको सोशल रिफॉर्म्स यानी समाज सुधार कहते थे। सती प्रथा को खत्म करना, विधवा विवाह को अनुमति देना, वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश स्कूल्स को बढ़ावा देना। शायद उनकी नीयत अच्छी हो, लेकिन बहुत से हिंदुस्तानियों ने इसे अलग नज़र से देखा। उन्हें लगा कि अंग्रेज उनके रीति रिवाजों, उनकी परंपराओं, उनके समाज के ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं। उन्हें ये अपने कल्चर पर एक हमला लगा। और यही है वो क्रूशल कनेक्शन। इसको समझिए, ब्रिटिश पॉलिसीज ने लोगों के मन में डर और शक का एक ऐसा माहौल बना दिया था जिसमें चर्बी वाले कारतूस और आटे वाली अफवाहें बिल्कुल सच लगने लगीं। लोगों को यकीन हो गया कि ये सब अंग्रेजों की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसका मकसद उनका धर्म भ्रष्ट करके उन्हें क्रिश्चियन बनाना है। इस डर ने उन्हें विद्रोह के लिए तैयार कर दिया। तो अब हम जानते हैं कि विद्रोही किसके खिलाफ लड़ रहे थे? फिरंगियों के। लेकिन वो किस चीज के लिए लड़ रहे थे? अगर अंग्रेज चले जाते तो उसके बाद का हिंदुस्तान कैसा होता? उनका विजन क्या था? इसका सबसे साफ जवाब हमें मिलता है आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन यानी आजमगढ़ घोषणा पत्र से। चलिए देखते हैं कि विद्रोहियों के मन में क्या था। ये सिर्फ एक सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं था, ये एक आह्वान था, एक कॉल टू आर्म्स था। ये हर हिंदुस्तानी से एक सीधी अपील थी कि अब वक्त आ गया है।
इसमें साफ साफ कहा गया था कि अब ब्रिटिश शासन के बने रहने की कोई उम्मीद मत रखो और आज़ादी की इस जंग में मेरा साथ दो। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज था। अब देखिए विद्रोहियों ने कितनी समझदारी से अलग अलग ग्रुप्स को टारगेट किया। उन्होंने जमींदारों से कहा, देखो अंग्रेजों ने तुम पर भारी टैक्स लगाए हैं, तुम्हारी जमीनें छीनकर उन्हें नीलाम कर दिया है, तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। ये सीधा जमींदारों की सबसे दुखती रग पर हाथ रखने जैसा था। उन्हें उनकी खोई हुई इज्जत और जमीन वापस दिलाने का वादा किया जा रहा था। इसके बाद उन्होंने उन हिंदुस्तानियों को अपील की जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे थे। उनसे कहा गया कि इस सिस्टम में तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हें ना इज्जत मिलती है, ना अच्छी सैलरी, ना कोई पावर, सारी अच्छी पोस्ट्स तो सिर्फ गोरे अंग्रेजों के लिए हैं। उनके आत्मसम्मान को जगाया जा रहा था और उन्हें एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाया जा रहा था। और आखिर में सबसे पावरफुल अपील, धार्मिक नेताओं यानी पंडितों और फकीरों से कहा गया कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के दुश्मन हैं, इसलिए ये आपका फर्ज है कि आप इस धर्म युद्ध में शामिल हो। इस लड़ाई को एक होली वॉर का नाम देकर विद्रोहियों ने इसे हर एक इंसान की पर्सनल धार्मिक लड़ाई बना दिया। ये टेबल इस पूरी स्ट्रैटेजी को आसानी से समझाती है। ये एक तरह से विद्रोहियों का मैनिफेस्टो था। हर ग्रुप की शिकायत को समझाया गया और उन्हें एक बेहतर कल का वादा किया गया। जमींदारों से कम टैक्स और इज्जत का वादा, सरकारी नौकरों से अच्छी सैलरी और प्रमोशन का वादा, और पंडितों फकीरों से धर्म की रक्षा का वादा। उनका प्लान बिल्कुल साफ था, सबको एक साथ लाओ क्योंकि दुश्मन एक ही है। तो आखिर में इस सब का सार क्या है? यही कि विद्रोहियों का विजन एक ऐसे हिंदुस्तान का था जो फिरंगियों से आज़ाद हो। उनका विजन एक ऐसे देश का था जहां सभी हिंदुस्तानी, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों, मिलकर अपने देश पर, अपनी संस्कृति पर और अपने धर्म पर गर्व कर सकें। यही उनका आखिरी मकसद था। विद्रोह बहुत बड़ा था, विद्रोहियों का जज्बा बुलंद था, लेकिन उनका सामना उस वक्त की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर ब्रिटिश एम्पायर से था। तो अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कैसे कुचला और इस पूरी लड़ाई का अंजाम क्या हुआ? चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। ये टाइमलाइन उम्मीद, संघर्ष और आखिर में ट्रेजेडी की कहानी बताती है। मई 1857 में जो आग मेरठ से शुरू हुई थी, वो सितंबर 1857 तक दिल्ली में बुझने लगी, जब अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी पूरी मिलिट्री ताकत झोंक दी। 1858 के आते आते रानी लक्ष्मीबाई, शाहमल जैसे विद्रोह के बड़े बड़े नेता मारे जा चुके थे। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचला। हजारों लोगों को फांसी दी गई, गांव के गांव जला दिए गए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके। इन चेहरों को देखिए, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये 1857 के वो योद्धा हैं जिनके बारे में शायद हमने किताबों में ज्यादा नहीं पढ़ा। ये वो आम लोग हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। इनकी आंखों में देखकर आपको क्या महसूस होता है? गुस्सा, उम्मीद या एक बेहतर कल का सपना? और यही वो आखिरी सवाल है जिसके साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूं। हाँ, 1857 का विद्रोह दबा दिया गया, अंग्रेज जीत गए, लेकिन क्या लड़ाई सच में खत्म हो गई थी? बिल्कुल नहीं। 1857 की आग शायद बुझ गई, लेकिन उसकी चिंगारियां जिंदा रहीं। यही वो चिंगारियां थीं जिन्होंने आगे चलकर आज़ादी की उस बड़ी लड़ाई को जन्म दिया, जिसने आखिरकार 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अभी तो शुरू हुई थी, और यही 1857 के विद्रोह की सबसे बड़ी विरासत है।